बच्चों, आज हम नीट 2024 जो हमारा पेपर हुआ उसमें जो केमिस्ट्री पोर्शन था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला हमारा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज। तो बेटा, जहां रैंडमनेस बढ़ती है वहां पे एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब देखो, पहला है लिक्विड एवोपरेट टू वेपर। यस, लिक्विड वेपर में जा रहा है, रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इसके बाद टेम्परेचर यहाँ पे देखो डाउन हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे डाउन कर रहे हैं हम कि भाई 130 केल्विन से, बोलो कितना कर रहे हैं टेम्परेचर, 130 केल्विन से 0 केल्विन कर रहे हैं। टेम्परेचर जब डाउन होता है तो एंट्रोपी कम हो जाती है। हाँ, और जो सी है हमारे पास, उसके अंदर देखो यहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर। अब जब भी सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, रैंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। ओके, और यहाँ पे देखो एनसीईआरटी का ये सवाल डिट्टो एक्सरसाइज का है। यहाँ पे Cl2 जो होते हैं बराबर, उसका 1 मोल है, मींस 1 मोल गैस है, सामने कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल गैस में। तो देखो गैस के मोल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। तो बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन में एंट्रोपी बढ़ती है, सी में बढ़ती है और डी में बढ़ती है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आएगा? तो ए करेक्ट आएगा, बिकॉज ए सी डी है बराबर, और ए सी डी के अंदर एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके, एंट्रोपी बढ़ रही है। चले, इसके बाद 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है? ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। ओके बेटा, सॉलिड सीधा गैस में जा रहा है बिना लिक्विड में। ओके, तो सॉलिड सीधा गैस में जा रहा है, वैसा हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका मतलब उसके पास सब्लिमेशन प्रॉपर्टी है। ओके, अब द टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल इज नोन एज। बेटा, वो प्रिंसिपल पे जब हम कोई कंपाउंड को प्यूरिफाई करेंगे तो वो मेथड को क्या बोला जाता है? तो हम बोलेंगे सब्लिमेशन बोला जाता है। वहां पे सब्लिमेशन प्रिंसिपल मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 4। क्या आंसर आएगा? 4 आएगा आंसर। यस, यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 4। चलो नेक्स्ट 53 में देखो क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। हमें अल्कीन को ले जाना है अल्डिहाइड में। तो बेटा, पहले मैं अल्कीन को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर लूंगा बराबर, और 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करने के बाद उसको अल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करूंगा, और अल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको पीसीसी डालना होगा बराबर, पीसीसी। तो बेटा, पहले हम क्या करेंगे? इसको 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब एंटी मार्कोनिको के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, और एंटी मार्कोनिको के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट बनानी होगी तो बेटा आपको कौन सा करना होगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड करनी होगी। तो बेटा, पहले हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड करवाएंगे, इसके बाद हम पीसीसी डालेंगे और उसको अल्डिहाइड तक उसका ऑक्सीडेशन रोक देंगे। तो देखो, इसके लिए कौन सा आएगा? तो हम क्या करने वाले हैं? पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यस, तो पहले हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो बेटा आपको मिल जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, और इसके बाद पीसीसी डालेंगे तो अल्डिहाइड तक की रिएक्शन रुक जाएगी। तो यहां पे आंसर आएगा 4 बराबर। चलो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, इसके बाद है 54। चलो 54 को देखते हैं। 54, अब देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम प्लस आयन इज -x बराबर। अब देखो, हीलियम की जो एनर्जी होती है उसको मैं लिख सकता हूं -RH(Z²/n²). यस, -RH, बेटा हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 है और इसकी ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब n = 1, तो हमारा आंसर रहेगा -4RH। ओके, यस, ये हीलियम की एनर्जी आ गई है। यस, अब बेटा हमें बोल रहा है देन दैट फॉर इलेक्ट्रॉन इन n = 2 स्टेट फॉर बेरिलियम 3+ आयन इन जूल इज व्हाट। तो बेटा बेरिलियम के लिए हमें लिखना है, भाई बेरिलियम की एनर्जी लिखनी है, तो क्या होगा? -RH, Z रहेगा बेरिलियम के लिए 4/n²। n है हमारे पास सेकंड स्टेट, n = 2। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? तो 16 / 4, तो 4 हो जाएगा, तो -4RH। यस, तो बेटा ये बेरिलियम की एनर्जी आ गई। अब ये दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम। चलो, इसका रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बेटा इसका रेशियो ले लेते हैं हम, तो ये हीलियम की एनर्जी अपॉन ये बेरिलियम की एनर्जी बराबर। यस,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हीलियम के लिए -4RH है और बेरिलियम के लिए भी -4RH है। ओके, अब हीलियम की एनर्जी हमें उसने लिख के दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बोला कितनी है हीलियम प्लस आयन की एनर्जी -x है, तो बड़ा यहाँ पे -x लिख देता हूँ। ये बेरिलियम की एनर्जी हमें निकालनी है, बराबर, बेरिलियम की एनर्जी हमें निकालनी है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे ये सब कुछ कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो गया। तो बड़ा बेरिलियम की एनर्जी कितनी आएगी, तो बेरिलियम 3+ के लिए आएगी -x जूल। यस, तो -x जूल। यस, इसका मतलब बेरिलियम 3+ की एनर्जी जो आ रही है वो हीलियम की जो एनर्जी थी उसकी फर्स्ट स्टेट, हीलियम प्लस आयन जो होता है उसकी जो फर्स्ट स्टेट है, उसकी फर्स्ट स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वही एनर्जी बेरिलियम 3+ के सेकंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन की आ रही है। यस, तो बेटा यहाँ पे -x जूल आंसर आएगा। यस, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 3। चलो नेक्स्ट 55 मैच लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके बेटा, इसको चलो मैच कर लेते हैं हम। तो देखो इसमें क्या रहेगा, इथेन, तो हमें बोलता है नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। तो बोला इथेन के अंदर क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, तो 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहता है, मींस एक सिग्मा रहता है। तो बेटा यहाँ पे इथेन में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे 3 रहेगा आंसर। यस, चलो इथीन के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा रहेगा और एक पाई रहेगा। यस, तो बराबर है, यहाँ पे ये 4 आएगा। यस, 4 रहेगा यहाँ पे। तो ए में 3 और बी में 4, ए में 3 और बी में 4। यस, ए में 3 बी में 4। ओके, सी से ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। चलो सी को चेक कर लेते हैं। कार्बन मॉलिक्यूल, इसका मतलब C2। अब बेटा C2 का माना होता है C डबल बॉन्ड C, बराबर। याद करो MOT थियरी में ये दोनों पाई बॉन्ड होते थे, याद है, दोनों पाई बॉन्ड होते थे। तो यहाँ पे आएगा 2 कार्बन के बीच में यहाँ पे बोथ पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो यस सी के अंदर 2 पाई बॉन्ड। यस, तो सी में 2 आ जाएगा, तो बेटा सी में 2। यस, ये चलो डी को भी चेक कर लेते हैं। इथाइन में क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, इसका मतलब एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई, बराबर, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। यस, तो ये 1 आएगा, तो डी में 1 आएगा, तो डी में 1, इसका मतलब यस आंसर हमारा 1 रहेगा। चलो ओके, यस, चलो नेक्स्ट। चलो 56 फॉर रिएक्शन टू ए गिव्स B प्लस C, इसका केसी हमें लिख के दिया हुआ है। एट द गिवन टाइम, कोई एक टाइम पे हमें रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन लिख के दे रहा है, कभी एक कंसंट्रेशन B की और C की ये है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बेटा देखो, कोई एक टाइम पे जब हमारे पास हमारे रिएक्टर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है तो उसको पुट करके हम QC निकाल सकते हैं। तो बेटा हम इसका QC निकाल देंगे, तो बोला QC इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओके अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी। यस, अब देखो बेटा B की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻3, C की वैल्यू भी 2 × 10⁻3 और A की वैल्यू भी 2 × 10⁻3 का स्क्वायर, तो मींस ये सब कुछ निकल गया। बोलो QC आ गया 1 आपका। अब QC 1 है और KC देखो कितना है, तो 1 से कम है, 0.004 है, तो बेटा KC कम है, QC बढ़ा गया, इसका मतलब ये रिएक्शन बैक आ रही है ना। जब भी QC बढ़ाता है KC से तो बेटा रिएक्शन को बैकवर्ड बोला जाता है। तो बोला बेटा यहाँ पे कौन आएगा, तो बैकवर्ड वाली रिएक्शन आएगी, तो बैकवर्ड, तो रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यस, आंसर रहेगा A। चलो बराबर, तो ये 56 हो गया हमारा। Now 57 the E0 value for Mn3 plus ऑब्लिक Mn2 प्लस कपल इज मोर पॉजिटिव। यस, ये ज्यादा पॉजिटिव है, और इसके पीछे रीजन क्या है, तो बेटा ये NCERT का एग्जाम्पल है, जो हमारा DNA ब्लॉक है उसमें डिट्टू एग्जाम्पल है NCERT का, बराबर। इनऑर्गेनिक बेटा NCERT बेस्ड ही आता है। और एक दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इस साल का जो पेपर था उसके बेसिस पे मैं ऐसा बता सकता हूं कि जो इनऑर्गेनिक के हमारे बहुत सारे चैप्टर निकल चुके हैं और बहुत कम चैप्टर बचे हैं, और उसमें से ही क्वेश्चन निकल रहे हैं, जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर का वेटेज बढ़ चुका है। यस, इनऑर्गेनिक का हर एक चैप्टर का वेटेज बढ़ चुका है। तो देखो यह अभी हमें बता रहा है कि Mn3 प्लस को Mn2 प्लस में जाना है, तो Mn3 प्लस के अंदर D4 होती है और Mn2 प्लस में D5 होती है, और D5 इज मोर स्टेबल देन कंपेयर्ड टू D4, इसलिए वो जाना पसंद कर रहा है, इसलिए उसका पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं D4 to D5 कॉन्फ़िगरेशन।
यस, तो 1 आंसर रहेगा। चलो 58 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर। ओके यस, तो बेटा इसमें हमें बता रहा है कि जब भी हम H2O, H2S, H2Se और H2Te के जब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं अप टू डाउन मोलिकुलर मास बढ़ता है, जिसकी वजह से वान डेर वाल्स बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन ये एक्सेप्शन था, क्योंकि H2O में क्या होता है, H बॉन्ड, और H बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन गिवन टू वान डेर वाल्स बॉन्ड, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो कुछ ये ऑर्डर होता है, और वैसा ही बता रहा है स्टेटमेंट 1 ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज दिस। यस, और स्टेटमेंट 2 ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास H2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, H2O का मोलिकुलर मास कम है तो उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन other member of the group, but due to presence of H bond in H2 it has a higher boiling point। हाँ सही है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो यहाँ पे आएगा 3, both statement 1 and statement 2 are true। चलो ओके यस, चलो नेक्स्ट 59। यस, यहाँ पे बड़ा हमें मैच करना है तो फटाफट इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। बराबर, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बेटा एलिमिनेशन करके आपको आना चाहिए। तो चलो देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यस, तो 1 में क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, तो 1 में 2 बेटा, एक में ही है 1 में 2, देख लो एक में ही है 1 में 2, तो बस खत्म हो गया, एक में ही है 1 में 2, खत्म हो गया, 2 आंसर आएगा आपका। चलो ओके, चलो नेक्स्ट। चलो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, 60 नंबर, तो बेटा देखो इसमें हमें बोल रहा है कि भाई NaOH को हम HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, NaOH प्लस HCl, तो बेटा सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अब यहाँ पे NaOH जो है बराबर 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम मीन्स 1 डिवाइड बाई 40 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25 और 10 तो 0.025, इतने मोल हो गए NaOH के। अब HCl में दे रहा है 25 ml 0.75 मोलार, इसका मतलब हो गया कि 0.75 मल्टीप्लाई 0.025, क्योंकि आपको पता है मोलारिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर, तो बेटा बन जाता है मोल, तो बेटा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आंसर निकल के आएगा आपका 0.019। यस, तो 0.019 ओके, इतने मोल। यस, तो बेटा हमारे पास NaOH के 0.025 मोल है और HCl के 0.019 मोल है। अब ये रिएक्शन इंडिकेट करते हैं ये 1 मोल खत्म हो रहा है, तो ये 1 मोल सामने खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये 0.019 मोल खत्म होगा तो ये सामने 0.019 मोल खत्म हो जाएगा, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हमारा HCl है। यस, तो बोला NaOH कितना बचेगा, तो 0.025 माइनस 0.019, इसका मतलब 0.006 इतने मोल NaOH रिमेनिंग रहेगा अनरिएक्टेड। चलो बेटा इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 0.006 मल्टीप्लाई NaOH है तो 40 कर लो, तो 6 4 24 हो जाएगा, इसका मतलब 240, और मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 240 मिलीग्राम। यस, 240 मिलीग्राम। यस, तो कुछ ये आंसर है 240 मिलीग्राम, यस 250 मिलीग्राम। यस, तो बेटा ये आंसर आ गया हमारा। ओके, चलो नेक्स्ट 61, नेक्स्ट 61, मैच लिस्ट ऑफ 1 and 2। ओके, ये जो मैच वाले होते हैं ना उसमें एलिमिनेट करते आना चाहिए आपको। चलो तो मैच, ओके चलो बेटा इसको मैच करते हैं। चलो देखो इसमें पहला है हमारे पास NH3 और NO2। आपको पता है NO2 इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, और एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है तो बेटा वो कोऑर्डिनेट वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। तो पहला आएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो 1 में 2 आ जाएगा। तो चलो 1 में 2 1 में 2 1 में 2। यस, तो बेटा B and C दो हमारे पास ऑप्शन है।
तो चलो अब देखो इसके अंदर क्या है, SO4 और Br। तो बेटा ये क्या होता है, आयोनाइजेशन हो सकता है, लिगेंड और काउंटर आयन की एक्सचेंज हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आएगा, तो बी में 3 आ जाएगा। तो बी में 3 यस। तो बेटा ये हमारा आंसर 3 रहेगा, आंसर 3 रहेगा। अब दूसरा देख सकते हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आएगा और यहाँ पे ये वाटर होल की वजह से हाइड्रेट या तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म आएगा। चलो ओके यस। चलो नेक्स्ट, नाउ 62 now 62 among the group 16 element which one does not show -2 oxidation state। तो बेटा आपको पता है 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब जैसे जैसे हम अप टू डाउन आते हैं तो माइनस खत्म हो जाती है, तो पोलोनियम के पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। बेटा ये भी एनसीईआरटी के डिट्टो लाइन है, आप एक बार देखना पी ब्लॉक के अंदर आपको डिट्टो लाइन दिखेगी 16 ग्रुप के अंदर कि पोलोनियम की लेस टेंडेंसी होती है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, बहुत कम शो करता है, या तो नथिंग, तो पोलोनियम आएगा यस। चलिए इसके बाद 63 द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ फास्टेट रेट। तो बेटा SN1 वही देता है जो कार्बोकेटाइन जिसका स्टेबल होता है। तो चलो मुझे बताओ यहाँ पे किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो देखो ये तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, अनस्टेबल होता है इसका कार्बोकेटाइन। तो यस ये यहाँ से भी निकल गया, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा और इसको बोलते हैं हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे रेजोनेंस भी हो जाएगा। यस बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा और बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल, इसलिए आंसर रहेगा हमारा 2। आंसर कौन सा रहेगा 2। चलो नेक्स्ट 64 चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विथ लुकास रिएजेंट। तो बेटा लुकास रिएजेंट के साथ टर्सरी अल्कोहल तुरंत रिएक्शन दे देता है इंस्टेंटेनियसली, तो बेटा टर्सरी अल्कोहल, तो ऑप्शन 2 रहेगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट 65 देखो यहाँ पे भी हम एलिमिनेट कर लेंगे, बराबर यस। तो देखो पहले 1 मोल H2O to O2, तो H2O जो होता है वो जा रहा है O2 के अंदर और 1 मोल, तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 होती है और इसकी 0 होती है, तो यहाँ पे 2 का चेंजेस है, तो यहाँ पे 2 फेराडे आएगा, तो 1 में 2 फेराडे, लो ये हो गया। 1 मोल MnO4 -2 Mn2+, तो MnO4 माइनस, ये MnO4 माइनस जा रहा है Mn2+ में यस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 का चेंजेस है, तो 5 फेराडे आएगा, तो 5 फेराडे यस। तो बेटा देख लो Ma2 यस, Ma2 2 ऑप्शन है यस। तो अब B के अंदर हमारे लिए रहेगा 4, B में 4, तो B में 4, Ma2 और B में 4 यस। तो ये रहा Ma2 बराबर 1 and 3 में है और B में 4 यस, तो ये रहेगा 3। चलो ओके यस। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलो 66 द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन। तो बेटा देखो 4 ग्राम हीलियम के अंदर मोल जब देखेंगे तो मास बाय मोलार मास, तो 4 डिवाइड बाय हीलियम के लिए 4 होगा, तो 4 डिवाइड बाय 4 तो 1 मोल आएगा, तो पहले में 1 मोल आएगा यस। इसके बाद 2.27 यस लीटर, तो आपको बताया 22.4 लीटर तो इस 1 मोल बोला जाता है, ये तो 2.27 लीटर है, तो बहुत कम हो गया मोल, बराबर 1 से भी कम हो गया यस। ये 4 मोल है यस, इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे, और ये फॉर यू मींस 1 एटम, हीलियम का ओनली 1 एटम यस। तो बोलो आंसर कौन सा रहेगा हमारा 3 आंसर रहेगा। चलो सबसे ज्यादा एटम्स इसमें होंगे। चलो 67 तो देखो 67 स्पिन ओनली हमें निकालना है, बराबर यस। तो चलो स्पिन ओनली, और बोल रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम। चलो विच पेयर हैविंग सेम, तो देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई ये Cr2+ जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, तो आर्गॉन 3d5 4s1 और इसमें 2+ करना है, तो ये 0 हो गया और ये 4 हो गया, तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। और Fe2+ करेंगे तो Fe2+ में ये 3d6 होता है और 4s2 होता है, और Fe2+ करना है तो ये 0 हो गया, तो d6 हो गया, तो d6 कुछ ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 यस। इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। तो बेटा Cr2+ और Fe2+ के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसका
मैग्नेटिक मोमेंट जब हम निकालते हैं, बराबर स्पिन ओनली निकालते हैं, तो उनका सेम रहता है। तो बोलो इसमें क्या रहेगा, तो बी एंड डी, यस बी एंड डी, तो ऑप्शन 3 रहेगा बी एंड डी। चलो नेक्स्ट 68, ओके 68 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, तो बेटा ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर यहाँ पे H1 बन जाता है, यस तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आएगा जिसमें इंट्रामोलिकुलर बराबर इंट्रा मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। चलो नेक्स्ट 69 फेलिंग सॉल्यूशन है, बड़ा फेलिंग ए और फेलिंग बी 2 होते हैं। फेलिंग ए में क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, और फेलिंग बी में क्या होता है, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। तो अभी हमें फेलिंग ए पूछा हुआ है, तो बोलो फेलिंग ए में क्या आएगा, तो एक्वस कॉपर सल्फेट आएगा। क्या आएगा, एक्वस कॉपर सल्फेट आएगा, यस एक्वस कॉपर सल्फेट आएगा। चलो नेक्स्ट 70 नंबर चेक करते हैं। देखो 70 नंबर, इसमें भी हमें एलिमिनेट करना होगा, बस ये एलिमिनेशन आ जाए तो बहुत मजा आती है एलिमिनेट करने की। तो देखो 70 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास है ये m मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ओके तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल शो करता है, यस। इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, ये ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन शो करता है इलेक्ट्रॉन की। l क्या करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल शो करता है, और n क्या है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो चलो d में 2 होना चाहिए, तो d में 2 होना चाहिए, तो d में 2 होना चाहिए, और d में 2 एक में ही है, यस इसलिए आंसर हमारा 4 रहेगा। चलो नेक्स्ट चलो बेटा अब देखो ये हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा लिथियम बेरिलियम बोरॉन का नाइट्रोजन, तो याद करो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, इसमें ये उलट हो जाता है, तो लिथियम बोरॉन बेरिलियम होता है, इसके बाद कार्बन नाइट्रोजन आता है, यस तो लिथियम बोरॉन बेरिलियम आता है, यस तो 4 नंबर आएगा कार्बन नाइट्रोजन। चलो नेक्स्ट 72 या 72। अब यहाँ पे हमें ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ पूछा हुआ है, तो याद करो k इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था a e पावर माइनस ea अपॉन RT, ये फॉर्मूला था। चलो ln लगा देते हैं, तो ln k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a माइनस ea अपॉन RT, यस इसके अंदर ये ln k जो है वेरिएबल है और 1/t वेरिएबल है, तो हम जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ln k वर्सेस 1/t का जो ग्राफ बनाएंगे तो इसमें स्लोप आता है माइनस e अपॉन r, तो नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब कि ये बराबर डाउन रहेगा ग्राफ, और यहां से स्टार्ट होगा, c हमारा पॉजिटिव है ln a, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। इसका जो भी स्लोप आएगा वो स्लोप हमारा क्या रहेगा, माइनस e अपॉन r रहेगा, यस तो बेटा बस ये ग्राफ रहेगा डाउन वाला, यस तो ये ग्राफ हमारा हो गया, यस। चलो नेक्स्ट 73 तो देखो हमें क्या बता रहा है कि भाई इसको हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कार्बन सिलिकॉन। तो आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, पता है ना फोन, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, और ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं है, यस तो कार्बन सिलिकॉन, यस तो हमारा आंसर रहेगा 3। चलो नाउ नेक्स्ट 74 मैच करना है, ओके चलो मैच करते हैं इसको। तो चलो मैच करने में हम एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को, तो चलो चेक करते हैं। देखो पहला है हमारे पास अल्कीन, बराबर उसमें से कीटोन बनाना है, तो बीच में से ब्रेक करो बराबर, और डबल बॉन्डो दे दो, तो इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन करना होगा बराबर, और ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे बराबर। अल्कीन का जब ओजोनोलिसिस होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं, यस तो ए में 4 रहेगा। इसके बाद चलो इसको चेक करते हैं, बेंजीन में से हमें बेंजोफिनॉन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये बेंजोइलेशन करवा देंगे बेंजीन का, यस ये हो जाएगा। चलो इसके बाद फिनॉल को हमें कीटोन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन करना है
बराबर, यस, इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये कीटोन तक जाना है ना, तो जॉन्स रीजन का इस्तेमाल करेंगे CrO3, और इसके बाद ये अल्काइल बेंजीन में से सीधा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाना है। इसका मतलब बेंजाइलिक कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो KMnO4 डाल दो, तो चलो डी में 3 चेक करो, डी में 3 वो 2 ऑप्शन में है। चलो तो बेटा ए चेक कर लो, ए में आपका आना चाहिए CrO3 आना चाहिए, सॉरी ए में क्या आना चाहिए, ओजोनोलिसिस आना चाहिए ए के अंदर, तो ए में 4 आना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन एक ही है हमारे पास, ए में 4। यस, तो ये हो गया हमारा काम। चलो नेक्स्ट 75। तो देखो स्टेटमेंट 1, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। हाँ सही है, एनिलीन में क्या होती है, लोन पेयर होती है, याद करो एनिलीन में लोन पेयर। इसकी वजह से जैसे हम इसका फ्रीडल-क्राफ्ट करते थे, तो फ्रीडल-क्राफ्ट में हम इस्तेमाल करते हैं NHCl3। ये लुईस एसिड होता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करके उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, इसलिए एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन। ओके, इसके बाद एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। तो हाँ सही है, गैब्रियल सिंथेसिस से ओनली एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन ही बन सकते हैं, एरोमेटिक नहीं बन सकते। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस NCERT पढ़ो, सही से समझ में आ जाएगा। यस, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। यस, ये आएगा। चलो नेक्स्ट 76। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। तो बड़ा Kp Kc कब इक्वल होते हैं, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैस के मोल सेम होते हैं तब। यस, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 बराबर चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में गैस के मोल कितने हैं, 2 है, प्रोडक्ट में भी गैस के मोल 2 है, Kp Kc इक्वल। रिएक्टेंट में गैस के मोल 2, प्रोडक्ट में गैस के मोल 2, Kp Kc इक्वल। रिएक्टेंट में गैस के मोल 2, प्रोडक्ट में गैस के मोल 2, Kp Kc इक्वल। यस, ऑप्शन 3 चेक करो, इसमें गैस के मोल 1 है, प्रोडक्ट में गैस के मोल ओनली 2 है, जो इक्वल नहीं है, इसलिए उसका Kp Kc इक्वल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट 77। चलो देखो 77 क्या बता रहा है हमें बता रहा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज व्हाट, विच। तो बड़ा आपको पता है 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, और 2 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, और जिसमें रेजोनेंस हो गया वो तो और ज्यादा स्टेबल। तो देखो बेटा रेजोनेंस तो इसमें किसी में भी नहीं है, चेक कर लो, किसी में भी रेजोनेंस नहीं है। हाँ, तो अब ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, तो बस ये हमारा आंसर रहेगा, मोर स्टेबल। चलो नेक्स्ट 78। चलो क्या बोल रहा है, द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव कोरिस्पॉन्डिंग टेस्ट। चलो ग्लूकोज कौन से टेस्ट नहीं देता, टॉलेंस दे देता है, चिफ नहीं देता। NCERT एक लाइन ही है सीधे, बराबर, ग्लूकोज के अंदर बायोमोलिक्यूल सीधी लाइन है कि भाई चिफ नहीं देता, और NHSO3 के साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता, इसलिए तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में गए थे हम। यस, हाँ, तो बड़ा NCERT की लाइन है, NCERT अच्छे से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। यस, तो बड़ा इसमें क्या आएगा हमारे पास, एक तो चिफ रिएजेंट आएगा और NHSO3 आएगा, इसका मतलब B एंड E है ना, B एंड E। यस, तो ऑप्शन 1 रहेगा। चलो नेक्स्ट, चलो अब हम आए हैं यस 79। 79 देखो हमें क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 भाई CuNH3 6 टाइम 3+ और CuF6 3- कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल। यस 6 है, कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रली है, बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखो बड़ा कोबाल्ट जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है कोबाल्ट में कि भाई आर्गॉन 3d और 4s, तो 4s2 फेको 27 होता है। तो अब मुझे कोबाल्ट 3+ चाहिए, तो कोबाल्ट 3+ आप करोगे तो आर्गॉन 3d 6 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये d6 है, ये d6 है, 1 2 3 4 5 और 6 है। यस ये d6 है। अब यहाँ पे NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इसको पेयरिंग करवाएगा, बराबर पेयरिंग करवा देगा तो कुछ ये कंडीशन हो जाएगी इसकी, कुछ ये हो जाएगी
बराबर, ये तो था ही, ये दो एक में आ गए और ये दो एक में आ गए। यस, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब कि ये डायमैग्नेटिक है, सब कुछ पैड हो चुका है। ओके, इसके बाद CuF6, तो देखो मैं CuF6 को सॉल्व कर लेता हूँ। CuF6, अब CuF6 में क्या है, तो फ्लोरीन जो है ना वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इसको धक्का नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 4 की 4 रहेगी, n की वैल्यू बराबर, यस n की वैल्यू 4 रहेगी। ओके, और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई पैरामैग्नेटिक। तो देखो डिफर इन दर मैग्नेटिक बिहेवियर, हाँ सही है, और CuNH3 प्लस डायमैग्नेटिक, हाँ सही है, और CuF6 माइनस पैरामैग्नेटिक सही है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट आर, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। चलो ओके, नाउ नेक्स्ट, चलो 80, देखो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नॉन द वैल्यू, तो बेटा याद करो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यस, तो देखो आपको अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट पता हो ना, तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। तो रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, यस, तो बेटा आप एक्टिवेशन एनर्जी आराम से निकाल सकते हो। चलो बराबर, तो 80 में आएगा 2। चलो नाउ 81, नाउ 81, चलो हमें बोल रहा है कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है C6H14 हैज अ 2 टर्सरी कार्बन एटम, तो IUPAC नाम बताओ। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ओके, जिसके अंदर 2 टर्सरी कार्बन मौजूद है। तो बेटा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट में करूंगा तो इसमें 2 टर्सरी कार्बन हो जाएंगे, तो इसका नाम क्या रहेगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये आएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नाउ 82, नाउ 82, नाउ 82, चलो मैच लिस्ट 1 एंड 2, ओके, इसको मैच कर लेना है और एलिमिनेट कर ही लेंगे इसमें भी। तो चलो NH3, तो बेटा NH3 आपको पता है ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ओहो बच्चों को सबको पता है। तो BRF5 में क्या होगा, तो बेटा स्क्वायर बनेगा और एक पिरामिड बन जाएगा ऊपर, तो स्क्वायर पिरामिड होगा, स्क्वायर पिरामिड या स्क्वायर पिरामिड आ जाएगा, इसके अंदर ये होगा और इसमें पहला ही पहला रहेगा। और HCF4 स्क्वायर प्लेनार, बच्चों को पता ही होता है, क्या बोलूं क्या समझाऊं यार, स्क्वायर प्लेनार। ओके, SF6, तो SF6 क्या होता है, तो बेटा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, यस SF6 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ओहो बच्चों वाला खेल है। तो चलो यहाँ पे देखो एक से ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 में क्या है, ट्राइगोनल पिरामिड, 1 में 1, यस ये आ गया, खत्म। चलो नेक्स्ट, चलो 83। अब बेटा देखो 83 के अंदर हमें वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें लिख के दिए हुए हैं, बराबर, 3 अलग अलग गैस के लिए, और अब हमें बोला हुआ है सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो याद कीजिए हमने आपको कुछ ऐसा लिखवाया था, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो जितना KH बड़ा उतनी सॉल्युबिलिटी कम, बराबर, और जितना KH कम उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो किसका KH कम है, तो B का KH कम है, आप देख लो B का KH कम है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 35 और इसके बाद 145 है ना, ये 14.5 है ना, ये 145 है, ओके, तो 35 आएगा इसके बाद C आएगा, ओके, और इसके बाद क्या आएगा, A आएगा, तो BCA बराबर BCA। चलो डन है, यस। चलो नाउ 84 चेक करते हैं, विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स, ओहो बच्चों वाला खेल, नॉट अ रेडॉक्स, यस। तो चलो देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 में से +1 हो जाएगी, ये 0 में से -1, यस रेडॉक्स हो जाएगी। ये Ba जो है +2 में से ये Ba+2, यस, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप कहीं पे भी चेंज नहीं होता, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं है। Na+1 है, यहाँ पे भी +1 है, यस, तो बेटा ये आएगा, बिकॉज ये कौन सी है रिएक्शन, तो बेटा ये देखो ना, ये क्या है, ये आयोनिक रिएक्शन है, यस आयोनिक रिएक्शन है ये, यस, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होते, इसलिए यहाँ ये इट इज नॉट अ रेडॉक्स, तो बेटा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। चलो नेक्स्ट 85, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, हमें 2 स्टेटमेंट लिख के दे दिए हैं, चलो चेक करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलो द ऑर्डर, ओके बेटा
अब पेंटेन के अंदर नॉर्मल पेंटेन होता है, आइसोपेंटेन होता है और नियोपेंटेन होता है। तो देखो यहाँ पे हमें बोल रहा है नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसके बाद कम आइसो का है, इसके बाद कम नियो का है। तो हमें पता है कि जब मॉलिक्यूलर मास सेम होता है तो ब्रांचिंग देखते हैं, और जितनी ब्रांचिंग बढ़ती है ना उतना मॉलिक्यूल स्फीयर होता जाता है, और जितना स्फीयर होगा उतनी सरफेस एरिया कम हो जाएगी, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वान डेर वाल्स कम होगा, और वान डेर वाल्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यस, तो हाँ बट देखो ऐसा ही है, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। चलो स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज द मॉलिक्यूल अटेन अ शेप ऑफ स्फीयर, These result is smaller surface area for contact, सही है, due to which intermolecular forces between spherical molecule are weak, सही है, thereby lowering the boiling point। yes, सही है, statement 1 and statement 2 is right। yes, statement 1 and statement 2 is right। चलो कहाँ है statement 1 and statement 2 is right, true। yes, तो ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर रहेगा 3। yes, चलो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट आया हमारा क्वेश्चन 86। हाँ, तो बेटा अब ये पार्ट सेक्शन भी स्टार्ट हो गया है। अब इसमें से हमें कोई भी 10 करने हैं। तो बेटा देखो इस बार ऐसा हुआ है कि सेक्शन बी जो है उसमें इन्होंने इस तरह के क्वेश्चन डाले हैं कि जो टाइम थोड़ा कंज्यूम करेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि आपको एनी 10 अटेंड करने हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो चलो पहला सवाल है हमारे पास कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 टू 57 डिग्री, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो क्या करेंगे हम, तो लिख देंगे log K2 अपॉन K1 यस इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बेटा आपको करना क्या है, टेम्परेचर T1 कितना डालना है 27 मीन्स 300 केल्विन, और T2 कितना डालना है आपको 57 मीन्स हो जाएगा 330 केल्विन। ओके, और बेटा यहाँ पे K1 आपका x है तो K2 आपका हो जाएगा 4x, तो x कट तो log 4, और बेटा ये को सब्जेक्ट बना देना, आंसर आ जाएगा 38.4। बेटा आंसर आएगा यस 3 बराबर। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप कर लेना, हो जाएगा आंसर 3। चलो नेक्स्ट 87 यस। तो बेटा देखो 87, तो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन ऑफ। तो हमें बेटा ये रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिख के दी हुई है। तो बेटा ये कंसंट्रेशन से मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसका, और एक बार आपके पास Kc आ गया, Kq आ गया, इसके बाद आप बोल सकते हो कि जब हमारे पास 0.1 मोलार NO होगा क्लोज वेसल के अंदर तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। तो बेटा देखो आपको पहले कैसे निकाल देना है इसका, बराबर यस, कैसे निकाल देना है। आप जब इसका कैसे निकालोगे ना, तो आपका कैसे निकल के आने वाला है 1.6। बेटा कैसे आपका 1.6 निकल जाएगा, निकाल दोगे ना यस। कैसे निकालोगे, कैसे लाओ निकाल के ही बता देते हैं आपको, फटाफट काम खत्म करते हैं। तो बेटा Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 की कंसंट्रेशन की पावर 1, O2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन NO की कंसंट्रेशन की पावर 2 यस, है ना यस। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना, बोलो वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 × 10⁻3। इसके बाद 4.2, ये सारी इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप सीधे पुट कर दो तो आपको कैसे मिल जाएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 2.8 × 10⁻3 इसका स्क्वायर। तो ये 10⁻6 कट हो गया, 4.2 × 3 डिवाइड बाई 2.8 करोगे तो आंसर आपका 1.6 के करीब आ जाएगा। ओके यस, तो बेटा 1.6 आपका कैसे निकल के आ चुका है। नाउ अब ये कैसे का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, ये न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देना है। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये न्यूमेरिकल को, बराबर यस। तो हमारे पास जगह नहीं है, मैं इसको हटाता हूँ। ओके इसको हटाता हूँ, देख लिया ना यस, Kc 1.6 आ चुका है यस। नाउ अब देखो हम क्या करेंगे, तो अब हम लिखेंगे कि भाई हमारे पास 2 टाइम्स NO गिव्स क्या है, N2 प्लस O2 है यस। चलो तो बेटा इसकी कंसिडरेशन 0.1 मोलार है, तब ये 0 होगा, ये 0.1 माइनस 2x हो जाएगा, तब ये x होगा, बराबर। तो अब मेरे पास Kc है, तो बस इसका इस्तेमाल करके x निकाल दूंगा, N2 की कंसंट्रेशन
O2 की कंसंट्रेशन अपॉन नीचे NO की कंसंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगा। तो K कितना है 1.6 है, इज इक्वल टू, चलो N2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो x और O2 की भी x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 0.1 माइनस 2x इसका स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा दोनों साइड अंडर रूट ले लेना, x को सब्जेक्ट बना देना, आपका x निकल के आ जाएगा 0.035। तो बेटा आप मुझे बताओ अब NO कितना डिकम्पोज हुआ, तो हम बोल सकते हैं NO की कंसंट्रेशन कितनी गई है 2x गई है, इसका मतलब 2 × 0.035 है ना बेटा। तो ये कितना आएगा आपका 0.007 आ गया, यस 0.007 आ गया, यस सॉरी 0.07 आ गया, 0.07, यस इतना मेरा NO कंज्यूम हो गया है। अब आपको बताएं जब इसकी कंसंट्रेशन 0.1 थी, तो जब 0.1 पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, बराबर 0.1 पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1। लेकिन अभी खाली डिकम्पोज 0.07 हुआ है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.07 डिवाइड बाय 0.1, तो 0.7 आएगा। तो बेटा 0.7 आंसर, 0.7, तो आंसर आएगा 2, आंसर आएगा 2। चलो नेक्स्ट 88, चलो 88, yes, during the preparation of Mohr salt which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe2+ ion। तो बेटा ये NCERT हमारी जो प्रैक्टिकल है, बराबर प्रैक्टिकल में से ये निकल के आया क्वेश्चन, ओके प्रैक्टिकल में से निकल के आया क्वेश्चन। तो देखो फेरस अलम बराबर पोटाश अलम की प्रिपरेशन, पोटाश अलम जो है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे थी हमारे पास, पोटाश अलम एक्सपेरिमेंट नंबर 9.1 पोटाश अलम। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 to 3 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है, बराबर यस, इसके हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए, बराबर यस, क्योंकि नहीं तो FeOH ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है ये, बराबर हाइड्रोलिसिस हो जाता है Fe2+ आयन। तो इसके हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको क्या डालते हैं, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन में से निकल के आए। चलो नेक्स्ट 89, देखो क्या बोल रहा है, कंपाउंड X कंटेन 32% ऑफ A, 20% ऑफ B एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ C। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास A है, B है और C है। A कितना बता रहा है 32, B कितना बता रहा है हमें 20 और C कितना होगा हमारा, तो C कितना होगा हमारा, तो होगा 52। चलो बेटा अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे इसके एटॉमिक मास से। चलो A का एटॉमिक मास कितना है, तो A का एटॉमिक मास हमें लिख के दिया हुआ है 64, तो डिवाइड बाय 64। चलो B का कितना है हमारे पास 40 और C का कितना एटॉमिक मास है 32। तो बेटा ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पे ये है हमारा 48 है, यस, तो ये हो जाएगा 3/2, यस। तो इसको रेशियो हम भूल सकते हैं 1:3 का रेशियो है ABC का। इसका मतलब ये जो हमारा कंपाउंड है वो ABC3 है, ABC3, यस ABC3, 4 ऑप्शन रहेगा इसमें। चलो नेक्स्ट 90, बेटा हमें इसमें डायमैग्नेटिक पेयर निकालनी है, तो जिसके अंदर F0 और F14 होता है ना बेटा, जिसमें F0 होगा और F14 होगा, जिसमें F0 और F14 होगा वो सारे में पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर। तो F0 सेरियम 4+ में आएगा और F14 यटरबियम 2+ में आएगा, कि ये सारे डायमैग्नेटिक है, तो हमारा आंसर रहेगा 3। चलो नेक्स्ट 91, तो देखो 91
91। देखो PBr3, जैसे हम PBr3 डालेंगे OH निकल के वहां पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। यस, OH निकल के वहां पे Br आ जाएगा। यस, कुछ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अल्कोहलिक KOH, तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे हेलोजन वाला कार्बन अल्फा, इसके बाजू वाला बीटा, इसके बाजू वाला बीटा। अब ये बीटा पर से जो हाइड्रोजन निकाल के वहां पे डबल बॉन्ड बनाऊं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन जाएगा। यस, इसलिए कुछ ऐसी ही प्रोडक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर रहेगा 3। बराबर। चलो नेक्स्ट 92। 92, यस 92। अब देखो 92 में क्या बोल रहा है, प्लॉट द ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन, गिव अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप। यस, तो हमें पता है पाई जिगुड़ क्या होता है बेटा, CRT। अब इसके अंदर ये और ये वेरिएबल है, कॉन्सेंट्रेशन और पाई वेरिएबल है, उसको एक्सिस पे लेना है। तो ये पे पूरा मेरा स्लोप रहेगा। तो इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया है, RT है। अब स्लोप की वैल्यू इन्होंने लिख के दे दी है। स्लोप कितना है 25.73, 25.73। यस, तो ये RT। तो यहां से हम टेम्परेचर को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 25.73 डिवाइड बाय R। अब R की वैल्यू बार लीटर में रखेंगे क्योंकि हमारे पास स्लोप बार लीटर में ही है। तो R की वैल्यू बार लीटर में कितनी हो जाएगी, तो 8.314 इंटू 10⁻²। हो जाएगी बेटा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 310 केल्विन। इसका मतलब 37 डिग्री निकल के आ जाएगा। यस, तो 37 डिग्री। यस, 37 डिग्री। यस, ऑप्शन सी रहेगा। चलो नेक्स्ट। यस, अब देखो बेटा, यहां पे हमें बोल रहा है 93 में, गिवन बिलो आर सर्टेन कैटायन यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6। तो बेटा ये हमारा प्रैक्टिकल का है। बराबर, याद कीजिए प्रैक्टिकल में बेटा, ये प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन निकल के आया है। यस, ये फ्लो चार्ट था। ये फ्लो चार्ट जो था उसमें ग्रुप वाइज हमने हमारे कैटायन को डिवाइड किया था। इसमें ग्रुप 6 में हमने Mg2+ आयन को रखा था। तो ग्रुप 6 में Mg2+ आयन, तो Mg2+ आयन जो है ग्रुप 6 में सबसे हाईएस्ट रहेगा। तो E सबसे पहले आएगा। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास E वाले। चलो इसके बाद आएगा, इसके बाद देखो कौन आएगा, बेरियम 2+ ग्रुप 5 में। तो बेरियम 2+ ये इसके बाद आएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा 3। चलो नेक्स्ट। चलो 94। बेटा 94 हमारे पास ये अल्कोहल PCl3 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हैलाइड बनता है और साथ में H3PO3 बाहर निकल जाता है। और बेटा जब PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हैलाइड बन के साथ में यहाँ पे क्या हो जाता है, POCl3 निकलता है, POCl3। यस, तो ऑप्शन हमारा रहेगा 2। चलो नेक्स्ट 95। तो बेटा देखो 95 में KMnO4 जैसे हम डालेंगे, KMnO4 जैसे डालेंगे ये टूट जाएगा यहां से और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ आल्डिहाइड में। और आल्डिहाइड के बाद KMnO4 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। तो आंसर हमारा इसमें कौन सा रहेगा, 4 रहेगा। चलो नेक्स्ट 96। अब देखो 96 में क्वेश्चन है, वर्क डन हमें निकालना है। लिख दिया उसने इरिवर्सिबल और आइसोथर्मल भी लिख दिया है उसने। यस, आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल। तो बेटा वर्क W इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1/P2। यस बेटा इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, -2.303 n है 1 मोल, R कैलोरी में लेंगे 2। टेम्परेचर कितना हमें बता रहा है, टेम्परेचर 25 डिग्री बता रहा है। तो बोलो यहाँ पे 298 कर देंगे, केल्विन में लिखना है। और लॉग हमें 10 ATM से 20 ATM में ले जाना है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो बेटा ये आएगा 4 नंबर, -413.14 कैलोरी। चलो नेक्स्ट 97। चलो नेक्स्ट 97। तो देखो 97 में क्या है, यस ये NaCN जैसे हम डालेंगे तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CN में। तो CH3 CH2 CH2 CN में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे पार्शियल, तो बेटा ये CH3 CH2 CH2 CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में। इसके बाद जैसे हॉफमैन करवाएंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपाइलेमाइन, और ये ऑप्शन नंबर 3 रहेगा प्रोपाइलेमाइन। चलो नेक्स्ट 98। यस बेटा, अब देखो 98 में क्या रहेगा, 98 98 98 98 यस 98। अब देखो बेटा 98 में क्या है, तो हमें बोल रहा है आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। बड़ा रॉन्ग है, NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा था देन कंपेयर्ड टू NF3, NCERT डिड टू। इसके बाद 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन बाय CO3 2 आयन। यस, हमने 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे CO3 2 आयन के, सही है। यस चलो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, रॉन्ग है बेटा, ओजोन के कितने 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। BF3 इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ये नॉन जीरो दिख रहा है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, तो आंसर ये रहेगा 2 नंबर। चलो नेक्स्ट 99 बेटा देखो, मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय पासिंग, ओके इतना करंट। तो बेटा हम ऐसा बता सकते हैं कि भाई Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इसका मतलब आपके 2 फैराडे 63.5 ग्राम होता है। चलो अब हम कितने फैराडे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, IT होता है। कितना करंट है, तो करंट हम पास कर रहे हैं 9.6487 और टाइम है 100 सेकंड, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 964.87 इतने कूलम आएगा। चलो बेटा इसको आप फैराडे में कन्वर्ट कर लेते हैं, बराबर 100 सेकंड के लिए। यस, इसको फैराडे में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड कर लेंगे 964.87 डिवाइड बाय 96487 से, तो बड़ा आंसर हो जाएगा 0.01, तो बड़ा इतने फैराडे हो गया, बराबर। तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, तो 2 फैराडे तो इतना होता है, तो अभी हमारे पास कितना है 0.01 है, 0.01 फैराडे, तो ये कितने ग्राम होगा, तो x इज इक्वल टू क्या कर देंगे 63.5 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइड बाय 2, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 31 के करीब आएगा कुछ आंसर, और मल्टीप्लाई 0.01 करोगे आप तो आंसर हो जाएगा 0.31 के करीब करीब, तो 0.31 के करीब करीब कुछ आंसर आएगा। यस, तो बेटा ये 4 आंसर रहेगा। चलो लास्ट 100, तो देखो यस स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हम देख लेते हैं। बेटा स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि भाई ये जो CuNH3 इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, यस सारे लिगेंड सेम है, यस होमोलेप्टिक है, whereas यहाँ पे 2 अलग अलग लिगेंड है, दैट्स व्हाई इज अ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यस सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स ये हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, हाँ सही है, वन काइंड ऑफ लिगेंड, बट ये ऑप्शन में हैज अ डिफरेंट काइंड, मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड, हाँ सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ इज राइट, बोथ इज राइट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 both is a right, yes, तो both are true, yes। तो बेटा ये हमने पेपर यहाँ पे खत्म किया है। ये पेपर में से बेटा ये एनालिसिस निकल रहा है कि जो हमारा इनऑर्गेनिक पोर्शन है, बराबर बहुत सारा कट हो चुका है, और जो कट हो चुका है उसमें से कुछ भी आया नहीं है, बराबर। एक तो ये कंक्लूजन निकल रहा है, और चैप्टर बहुत कम बचे हैं, इसलिए उसका वेटेज भी बढ़ गया है चैप्टर का। तो इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर है उनका वेटेज बहुत ज्यादा हो चुका है, आप देख सकते हो। कोऑर्डिनेशन में से भी 2-3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, बराबर। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में से बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, बराबर। इस तरह पीरियोडिक टेबल में से बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे चैप्टर का वेटेज बढ़ चुका है इनऑर्गेनिक का, ये यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है। तो बेटा पेपर बहुत आसान था, आप देख सकते हो, बराबर। तो ये लेक्चर को हम यहाँ तक रखेंगे।